चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। जरा पहले थोड़ा सा पहचान लूं। आप सब टीएसए के स्टूडेंट हैं? सब? किस सेक्शन के हैं भाई? आप अलम से हैं? पीआरसी अलम से किया आपने? जी बेटा। किस? 883? कहाँ से? लाहौर से? अच्छा अच्छा, केने से। अच्छा बेटा, ठीक है। और किस अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है? नहीं नहीं, किस अटेम्प्ट में, कौन से मंथ की अटेम्प्ट थी? हमने जुलाई में क्वालिफाई करा है? कोई ऐसा जो जुलाई से पहले क्वालिफाई कर चुका था? आप कब किया था? 2021 में पीआरसी किया था? एफसी किया था? अब क्या हो गया? खैरियत? अच्छा। ऑनलाइन पैसा कमा रहे थे? जमा कर लिया? चलो दोस्त, बिस्मिल्लाह करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं सरप्राइज हुआ था क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे पीआरसी क्वालिफाई कर चुके थे लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, उनका तो हमने एक बैच बनाया हुआ है। यहाँ पे B1 के नाम से चल रहा है। उनकी FER1 भी चल रही है, कॉस्टिंग भी चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब टाइम टेबल में आज B2 लगाया तो मैंने अभी मैनेजमेंट से पूछा था B2 कौन है, तो बताया कि ऐसा, जैसे वो बच्चे हैं जो शायद क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन अभी तक इन्होंने किसी बैच को ज्वाइन नहीं करा है। हम आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब है कि आप मार्च 25 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। मार्च 25 के लिए आप सबको पता है आईकेप की नई स्कीम वैलिड शायद नहीं होगी, क्योंकि आईकेप जो नई स्कीम लेकर आ रहा है जिसमें कोई नया सिलेबस भी होगा, वो शायद ऑटम 25 से एप्लीकेबल होगा। तो अभी तो आपको पुरानी स्कीम के हिसाब से ही सारा काम पढ़ना है, उसी के हिसाब से पेपर की तैयारी करनी है। मुझसे पहले शायद सर रिजवान की क्लास हुई आज। और किसकी हुई है? एक ही हुई है, दूसरी क्लास है। और मेरे बाद किसकी क्लास है? सर तनवीर खत्री की क्लास है, ठीक है सर, लॉ की क्लास है। फिर आप, आपका बेटा जो हमारे पास FER1 का सिलेबस है। चलिए बेटा, आपका जो FER1 का सिलेबस है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सिलेबस है। और उसके जरिए आप लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाना मेनली सीखते हो। लिस्टेड कंपनी का वर्ड तो आप समझते ही होंगे, कौन होती हैं? हाँ सर, पब्लिक कंपनीज, जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ होता है। ये जब किसी कंपनी में पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ होता है तो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट जरा बढ़ जाती है। यानी मान लो आप शेयर होल्डर हो, आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बैठे हुए घर पर हो, और कंपनी चला कोई और लोग रहे, और आपको कंपनी के बारे में तफसीली इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो तफसीली इंफॉर्मेशन किसी इंटरव्यू की शक्ल में तो आपको नहीं दे सकते, वो यकीनन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना बना कर ही आपको दे सकते हैं। तो आपके सिलेबस का जो मेन काम है वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी। अब इस कोशिश में कि फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, हम नॉर्मली अपने FER1 के सिलेबस को 3 टीचर से मिलाकर पढ़वाने की कोशिश करते हैं।
मेजर पोर्शन मेरे पास है, कुछ पोर्शन सर गुलाम मुस्तफा के पास है, जिससे आपने पीआरसी में भी पढ़ा हुआ है बहुत सारे बच्चों ने, और कुछ पोर्शन बेटा सर अबील अहमद के पास है। सर अबील अहमद भी बेटा माशाल्लाह काफी सीनियर टीचर है, और मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, एसीसी क्वालिफाइड हैं, पिछले 10-12 साल से टीएसए में भी टीचिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे साथ FAR 2 भी पढ़ाते हैं और FAR 1 भी पढ़ाते हैं। अब क्योंकि आज पहली क्लास है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का आखिर सिलेबस है क्या, और कौन कौन से टीचर उसको पढ़ाने में इन्वॉल्व हैं, और प्लस उन टॉपिक्स की एग्जाम इंपॉर्टेंस है क्या। तो बेटा जरा पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो सिलेबस है जी कॉपी मैंने आपको दे दी है, और क्योंकि आप लोगों को भी कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बना था, तो मैंने जो ऑनलाइन कुछ बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए मैंने जो पुराने ग्रुप्स थे AA5 से लेके AA8 तक, उनको मैंने ये सेंड कर दिया था। आप लोग इस बैच में क्या कर रहे हो? क्यों? तो मुझे आपका, तो मुझे याद है एक्सीडेंट हो गया था आपका। चलें सर, आपका बेटा सिलेबस ICAP ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जिसको ये कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेटेज है 40 से 50 मार्क्स के लिए। दूसरा पार्ट इसको ये कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी एग्जाम वेटेज है 10 to 20 मार्क्स। फिर एक और एरिया जिसको ये कहते हैं अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, इसकी एग्जाम वेटेज रखी गई है 35 से लेकर 45 मार्क्स तक के लिए। अब हर एरिया में ICAP ने मुख्तलिफ चैप्टर शामिल किए हुए हैं। आप जो सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, ये सिलेबस नई स्कीम में आया था, और नई स्कीम आखिरी बार एप्लीकेबल हुई थी 2022 से। तो आपका ये वाला सिलेबस 2022 से चला आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 2022 से पहले FAR 1 में होते थे, अब इन्होंने या तो उसको हटा दिया है या FAR 2 या आगे कहीं ले गए। उसकी नीचे लिस्ट बनी हुई है बेटा। जैसे ओल्ड स्कीम में एक टॉपिक था सिंगल एंट्री सिस्टम, अब इसको इन्होंने स्कीम को हटा ही दिया है टॉपिक को। एक और चैप्टर था, नाम था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको भी नई स्कीम में इन्होंने हटा दिया है। एक और ओल्ड चैप्टर में था IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ठीक है सर, अब इसको उठाकर ये कहां पर ले गए? FAR 2 में ले गए। ये बात बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप पास पेपर की प्रैक्टिस करोगे, तो ये चैप्टर के सवालात आपको पास पेपर में नजर आएंगे। फिर आखिरी दिनों में बच्चे पिक्चर खींच खींच के भेजते हैं, सर देखें ये सवाल समझ नहीं आ रहा किस चैप्टर का है। अब वो चैप्टर जो भी था अब आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो उसका सवाल समझ के आप करोगे क्या? हम जो आपका एग्जिस्टिंग सिलेबस है बेटा, उसमें रहते हुए आप पहले एरिया में आ जाओ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप लोग पीआरसी के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल करते हो जिसका नाम था फाइनल अकाउंट्स। आप फाइनल अकाउंट बनाना सीखते थे, लेकिन वहां पर जो फाइनल अकाउंट्स आप बनाना सीखते थे, नॉर्मली वो होते थे किसी सोल प्रोप्राइटर के, छोटे बिजनेस के, छोटे कारोबार के। ऐसे ही होता था, मिस्टर ताहिर का प्रॉफिट निकालो, मिस्टर ताहिर की बैलेंस शीट बनाओ। छोटे बिजनेस के फाइनल अकाउंट बनाना जरा आसान है, लेकिन यहां पर आपका सिलेबस कहता है आपने सीखना है हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी। ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चल रही हैं, इनका फाइनल अकाउंट कैसे बनता है।
फाइनल अकाउंट एक वर्ड है, मतलब अकाउंट को फाइनल करना, लेकिन इसका जो प्रोफेशनल वर्ड है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना। तो आप लोग यहाँ पे सीखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कैसे होंगी। अब पहले एरिया के 40 से 50 मार्क्स को कवर करने के लिए 6 चैप्टर इन्होंने सिलेबस में डाले। अब पहले इन 6 चैप्टर के आगे टीचर के नाम आप जरा एलोकेट करवा लो। पहला चैप्टर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके आगे नाम आप दो टीचर का लिखो। पहले लिखो सर जीएम गुलाम मुस्तफा साहब, स्लैश पे नाम मेरा लिख दो माजिद मसूद एमएम। दो बार क्यों लिखवाया अभी बताता हूँ। आगे IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नाम आप लिखो सर जीएम का। IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर, इसके आगे नाम आप मेरा लिखिए। करेक्शन ऑफ एरर, नेक्स्ट चैप्टर हमारा, नाम आप मेरा लिखिए। अर्निंग पर शेयर IS 33, नाम आप सर अबील अहमद का लिखिए, अबील अहमद। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसके आगे नाम आप लिखिएगा सर जीएम का। फिर हमारा अगला एरिया आ रहा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसमें पहला चैप्टर ही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम से, इसके आगे नाम आप मेरा लिखिएगा। फिर आ रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप रेशो एनालिसिस भी कहते हैं, इसके आगे नाम आप लिखिएगा सर अबील अहमद का। फिर लास्ट एरिया आ रहा है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें आपके पास 5 चैप्टर आ रहे हैं, पांचों चैप्टर के आगे नाम आप मेरा लिख दीजिए। चलो बेटा, आपका पहला चैप्टर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नाम लिखवाया है दो टीचर का। ये चैप्टर आपने 2 बार पढ़ना है। इसका जो बेसिक काम है वो आपको सर जीएम करवाएंगे, और इसका जो एडवांस काम है वो आपको मैं करवाऊंगा। अब ये चैप्टर है क्या, इसको थोड़ा सा समझने के लिए पहले आपके साथ एक बात मुझे डिस्कस करनी पड़ेगी। बेटा हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सवाल जहन में आता है, सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, और कितनी चीजें हैं, कितनी स्टेटमेंट हैं जिनको मिलाया जाए तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं। आज तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से आप लोगों ने दो नाम सीखे हैं। एक सीखा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और एक सीखा है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ और चीजें भी शामिल होती हैं। सर वो कौन होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे पहला कंपोनेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में सॉफअप कहते हो। दूसरा कंपोनेंट ये भी आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में सॉसी कहते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तीसरा कंपोनेंट जो आपके सिलेबस में भी है,
उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चौथा कंपोनेंट, ये भी आपके सिलेबस में है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सोसाई। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पांचवा और आखिरी कंपोनेंट, उसे हम कहते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पांच चीजें हैं। अगर ये पांचों चीजें आपको बनाना आ गई, इसका मतलब है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आ गई। चलिए बेटा, मेरा आपसे एक सवाल, जवाब अच्छा देना। फाइनल अकाउंट थोड़े बहुत तो आपको बनाने आते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने का मकसद क्या होता है? जोर से बोलो। बस, काम का बड़ भाई ने निकाल दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का सिर्फ एक मतलब होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दूसरा कोई मकसद नहीं होता। या आप जितने भी फाइनल अकाउंट की चीजें बनाते हो, उसका मकसद एक होता है कि हम कुछ लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में। इस मकसद के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। मान लो आप किसी बिजनेस के ओनर हो, मैं आपका अकाउंटेंट हूं। मैंने बनाया सॉफअप। सॉफअप में आपको क्या बता रहा हूं? इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। आज हमारे पास कितने एसेट हैं, हम पर कितनी लाइबिलिटीज हैं, हमारा कितना कैपिटल लगा हुआ है, ये सारी बातें हम सॉफअप के जरिए बताते हैं। मैं आपको सॉसी बनाकर दे रहा हूँ। सॉसी बनाने का मकसद क्या होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। सॉसी में या तो सारे रेवेन्यू जाते हैं, सॉसी में या पे सारे के सारे आपके पास एक्सपेंसेस जाते हैं। सॉसी आपको ये बताता है कि सर कहाँ कहाँ से बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ कहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ और कंपोनेंट भी बनते हैं, वो हमें मजीद इंफॉर्मेशन बताते हैं। जैसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सर ये क्या बताता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश आता रहता है, कैश जाता रहता है। अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हो, आप जानना चाहते हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ कहाँ वो कैश इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कैसे बनती है, इसके लिए हमारी पास एक अलग से अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड मौजूद है, जिसका नंबर है IS 7। वो हमें सिखाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगी। और ये आपके सिलेबस में पूरा है। इस बार पेपर में 10 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आया है। ठीक है सर। फिर हम लोग बेटा एक स्टेटमेंट और बनाते हैं, इससे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको सोसाई कहते हैं। अब मेरा आपसे सवाल, ये इक्विटी होती क्या है? चेंजेस तो बात की बात है, इक्विटी क्या होती है? इक्विटी का सिंपल मतलब ये होता है, ओनर्स का बिजनेस में जो भी पैसा किसी भी नाम से लगा हुआ है, वो सब उनकी इक्विटी कहलाती है। ओनर्स का जो कुछ भी बिजनेस में लगा हुआ है, किसी भी नाम से लगा हुआ है, वो उनकी इक्विटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस शुरू करा, इनिशियल कैपिटल लगाया, वो उनकी इक्विटी है। प्रॉफिट कमाया, निकाला नहीं, बिजनेस में छोड़ दिया, आपका कमाया हुआ प्रॉफिट जो भी बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है, वो भी आपकी क्या है? इक्विटी है। अब ये जो इक्विटी होती है ना, ओनर का लगा हुआ पैसा,
ये वक्त के साथ कम ज्यादा होता रहता है। प्रॉफिट कमाया, इक्विटी बढ़ गई, लॉस हुआ, इक्विटी गिर गई, और कैपिटल डाल दिया, इक्विटी बढ़ गई, डिविडेंड बांट लिया, मुनाफा बांट लिया, इक्विटी कम हो गई। ओनर्स जानना चाहते हैं हमारी इक्विटी क्यों बढ़ रही है, हमारी इक्विटी क्यों गिर रही है। ये मालूम करने के लिए इक्विटी क्यों बढ़ रही है, इक्विटी क्यों गिर रही है, हम अपने पास एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और उस स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये स्टेटमेंट आपके सिलेबस में शामिल है, और मैं यही बात कर रहा था, इस स्टेटमेंट का जो बेसिक फॉर्मेट है वो सर जीएम आपको पढ़ाएंगे, और इसका जो एडवांस वाला काम है वो आपको मैंने करवाना है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आखिरी कंपोनेंट, जिसका नाम क्या है, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये नोट्स क्या होते हैं बेटा, बैलेंस शीट एक पेज की बनती है, 100 सी एक पेज का बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पेज की बनती है, सोसाई एक पेज का बनता है। लेकिन सवाल जहन में आता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मकसद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो एक पेज पर आप कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर लोगे। तो होता क्या है, शेयर होल्डर को या ओनर्स को बात समझाने के लिए हम लोग बहुत सारी और इंफॉर्मेशन भी देना चाहते हैं। वो इंफॉर्मेशंस जो आप अपने मेन पेजेस पर नहीं दे पा रहे, उन्हें हम एक और जगह पे बताते हैं, और उस जगह का नाम क्या रख देते हैं हम, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये उसी तरह है, टीचर कोई सवाल करवाता है, अक्सर लिखता है रेफर वर्किंग 1, रेफर वर्किंग 2। अब वो वर्किंग देख देख के स्टूडेंट की समझ में सवाल आ जाता है। इसी तरीके से हम भी बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट बनाते हैं, वो नोट्स पढ़ के शेयर होल्डर या ओनर जो भी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अच्छे से समझ लेते हैं। आपके सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना सीखना है, और मैंने आपको अभी अभी समझाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट हैं, 5 कंपोनेंट हैं। अगर आप ये पांचों चीजें बनाना सीख जाओ, तो फिर आप कह सकते हो कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आ गई है। ठीक है सर, आप सिलेबस में दोबारा आइए। सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना सीखना पड़ेगा। भाई क्यों सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा लिखा हुआ है आपको IS 7 बनाना सीखना पड़ेगा। सर ये कौन है, ये है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। क्या सिखाएगा, कहां कहां से कैश आ रहा है और कहां कहां वो कैश जा रहा है। और आगे आ जाओ, अब आया एक और टॉपिक जिसका नाम है IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर। इस बार जो पेपर आया है उसमें IS 8 का कोई वाजे सवाल सामने नहीं आया है। ठीक है सर, ये IS पहले FAR 2 में होता था, 2022 से इसको ये FAR 1 में लेकर आ गए। ये 3 काम सिखाता है। नंबर 1, अगर कोई चलती हुई कंपनी, चलता हुआ बिजनेस अपनी अकाउंटिंग की पॉलिसी तब्दील कर ले, उसका तरीका कार क्या होगा। अगर कोई कंपनी अपने चलता हुआ बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का एस्टीमेट बदल ले, उसका तरीका कार क्या होगा। और आखिरी, अगर हमसे अकाउंटिंग में कोई एरर हो गया और वो एरर कुछ साल के बाद पकड़ में आया, उस वक्त उस एरर की अकाउंटिंग आप कैसे करोगे। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। अभी चल रहा है 2024, ठीक है, 2024 का हिसाब किताब फाइनल कर रहे थे, पकड़ में आया यार हमारा कोई एसेट है, हम उसे 4 साल पहले डेप्रिशिएट करना भूल गए थे। वो इंसान है, गलती हो जाती है। 4 साल पहले आप किसी एसेट को डेप्रिशिएट करना भूल गए थे, ये गलती आपको आज याद आई है। 4 साल से आपके फाइनल अकाउंट गलत बन रहे हैं, 4 साल से आपका प्रॉफिट भी गलत निकल रहा है, लेकिन बहरहाल गलतियां पकड़ में तो आ गई है। अब आप ये तो नहीं कह सकते चल यार 4 साल पुरानी गलती है, कौन सही करेगा, जाने दे इसको। हमारी अकाउंटिंग कहती है
पहले तो इस गलती का एक खास नाम रखो। इसका नाम है प्रायर पीरियड एरर। क्या नाम है दोस्त? प्रायर पीरियड एरर। प्रायर कहते हैं पिछलों को, पीरियड कहते हैं साल को, एरर कहते हैं गलती को। ये वो गलती है जिसका ताल्लुक पिछले सालों से है। अब पिछले सालों की गलतियां अगर अब निकल निकल के सामने आएंगी, उसकी करेक्शन कैसे करें? आइए सेठ कहता है ये काम मैं सिखाऊंगा कि पुरानी गलतियां जब भी पकड़ में आएंगी उन्हें फाइनल अकाउंट बनाते वक्त कैसे करेक्ट करते हैं। ठीक है? इसका आईएएस 8 में जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है, सिर्फ नाम बता रहा हूं ऐसे ही, कह रहे पुरानी गलतियां जब भी पकड़ में आए, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कर लो। क्या कर लो? रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कर लो। मैंने कहा ये क्या होता है? तो वो कहेगा रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट किसी पुरानी गलती को इस तरह से सही करने का नाम है जैसे वो एरर हमने कभी किया ही नहीं था। यानी अब 2024 के फाइनल अकाउंट जब बनाओ, ऐसे बनाना जैसे वो गलती कभी हमने करी नहीं, और जो जो चीज भी गलत है उसको सही कर दो। आईएएस 8 पर अब ये 2 अटेम्प्ट पहले मार्च 24 के अंदर इन्होंने एक बड़ा सवाल डाला, 17 मार्क्स का सवाल डाला और 3 चैप्टर मिला दिए। उसमें उन्होंने चेंजेस इन इक्विटी भी मिला दिया, आईएएस 8 भी मिला दिया और हमारा आईएएस 16 भी मिला दिया। मिला जुला के एक बड़ा सवाल 17 मार्क्स का बनाया। फिर बेटा हमारा अगला चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है करेक्शन ऑफ एरर। आप सोच रहे हो सर माजिद एरर की बात तो ऊपर हो गई थी, ये अलग से चैप्टर क्यों बना हुआ है? आपके सिलेबस में एरर के 2 चैप्टर हैं, इत्तेफाक से दोनों मैंने ही पढ़ाने। दोनों में फर्क क्या है? अभी जो मैंने बात करी थी वो थी पुराने सालों की गलतियां जो अब पकड़ में आई हैं। ये भी तो हो सकता है कोई गलती मैं 2024 में कर दूं अकाउंटिंग के अंदर और 24 में ही पकड़ में आ जाए। जब आप कोई गलती इस साल करो और इसी साल पकड़ में आ जाए, उसे कहते हैं करंट ईयर एरर। वो हमारे करंट ईयर की गलती है। करंट ईयर की गलतियां कैसे सही की जाती हैं, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। यानी पिछली गलतियों को सही करने का तरीका कुछ और है और करंट ईयर की गलतियों को करेक्ट करने का तरीका कुछ और है। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये जो करेक्शन ऑफ एरर वाला चैप्टर है 2022 से पहले ये आईए के अंदर हुआ करता था, जब आईए का पेपर मैनुअल हुआ करता था। लेकिन अब इसको ये FER 1 में लेकर आ गए और इस बार जो पेपर आया है इस अटेम्प्ट में, ठीक है, उसके अंदर इस एरर का 8 मार्क्स का सवाल आया है। फिर आ रहा है IAS 33 अर्निंग पर शेयर। ठीक है सर, अबील का चैप्टर है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, वो आपको बता देंगे। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो सर जीएम का चैप्टर है, मुझे आपको उसके बारे में डिटेल में बता देंगे, लेकिन एक छोटा सा वर्ड समझा रहा हूँ। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कुछ होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, कुछ होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट कमाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर प्रॉफिट हो जाए तो बुरी बात भी नहीं होती। ठीक है सर? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब कैसे बनता है, ये भी आपको बनाना आना चाहिए, सिलेबस में है। इनका हिसाब किताब जरा डिफरेंट तरीके से बनता है। जैसे इनका सॉसी नहीं बनता, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए बनते ही नहीं है। इनका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नाम सुना होगा आपने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरी बात, इनकी बैलेंस शीट में कैपिटल नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इनका कोई ओनर ही नहीं होता। आपने अक्सर सुना होगा कि यार ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसके होते हैं ट्रस्टीज, वो कुछ मिलकर इसको चलाते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं जो मिलकर इसको चलाते हैं। इसी तरीके से इनका फंड होता है, फंड, कैपिटल नहीं होता, फंड। अब ये सारी बातें आपको नहीं पता, तो सीख कर करेंगे क्या? सर आर्टिकलशिप के दौरान या प्रैक्टिकल लाइफ के दौरान आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से वास्ता पड़ सकता है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। अब उस पर ये तो नहीं बोलोगे ना यार मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब बनाना सीखा ही नहीं है, मैं उनका ऑडिट क्या करूं, मैं उनके पास जॉब क्या करूं। ठीक है सर? तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब कैसे होता है, ये भी आपने सीखना है। जब ये 6 चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपके कितने मार्क्स की तैयारी होगी? 40 से 50 मार्क्स की तैयारी होगी और सिलेबस का पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, पहला एरिया कंप्लीट होगा।
अब आ जाओ अगले एरिया पे, जिसके अंदर पहला चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये बेटा वाहिद चैप्टर है आपके सिलेबस में जो थ्योरी के ऊपर बेस करता है, ठीक है, और इसकी थ्योरी पेपर में पूछी जाती है। इस बार भी जो पेपर आया है उसमें इसकी 4 मार्क्स की थ्योरी पूछी है, और इसी चैप्टर की नॉलेज पे 1-2 MCQ भी इन्होंने पूछे। ये चैप्टर सिखाता क्या है सर? ये मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सिखाता है। ये जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बनाए गए। क्या है वो फ्रेमवर्क, ये आपको जरा सा समझना है बेटा। फिर अगला चैप्टर सर अबील का इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके ऊपर इस बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अच्छा सर क्या सिखाता है? वैसे तो सर अभी डिटेल में बात कर लेंगे, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। ये चैप्टर आपको डिफरेंट किस्म के रेशो निकालना सिखाएगा। डिफरेंट किस्म के रेशो निकालकर उनकी मदद से कंपनी की परफॉर्मेंस को समझना सिखाएगा। जब आप चीजों को रेशो में कन्वर्ट करते हो तो आपके लिए चीजों को समझना और समझाना जरा आसान हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बच्चे का मैट्रिक का रिजल्ट आया, सारे पेपर निकल गए। अब्बू ने पूछा बेटा मार्क्स? उसने कहा अब्बू मेरे 822 मार्क्स आए। अब अब्बू परेशान, 822 पता नहीं अच्छे हैं या बुरे। बच्चा जरा समझदार था, उसने फौरन आवाज लगाई अब्बू मेरी 88% आई है। उसने उन्हीं मार्क्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब अब्बू के लिए समझना क्या हो गया? जरा आसान हो गया। यार 88% अमूमन पढ़ने वाले बच्चों की आती है। अब्बू ने क्या कंपेयर कर लिया? अच्छा 100 में से 88 इतनी बुरी तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? दोस्त ने उसने ऐसे बोला अब्बू सारे दोस्तों की 90 से अबव आई है। अब्बू ने अब दोस्तों से कंपेयर कर लिया, क्या बोला? सारे दोस्तों की 90 से ज्यादा आई है, मेरे बच्चे की परसेंटेज सबसे कम है, सबसे निकम्मा मेरा बच्चा निकला। ठीक है। बच्चे ने और बोला अब्बू बोर्ड का रिजल्ट वो 62% आया है। अब्बू ने कहा यार 62% रिजल्ट आया, यानी 40 बच्चे तो ऐसे ही फेल हो गए, इसलिए मेरा बच्चा पढ़ने वाला है। आप जब भी चीजों को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे और किसी चीज को उस परसेंटेज के साथ कंपेयर करोगे, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस किसी ना किसी की आपकी समझ में आने लग जाती है। सिर्फ बैलेंस शीट बनाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ 100 बनाने से कुछ नहीं होता, हमें बाद में उन चीजों को समझना भी पड़ता है। और समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपनी बनाई हुई बैलेंस शीट के जरिए कुछ रेशो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ना सिर्फ रेशो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, बल्कि उन रेशो को इंटरप्रेट करना भी हमें आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? इंटरप्रेट करना, समझना भी आना चाहिए। क्या होते हैं रेशो, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, ये सारा काम आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जब बेटा ये 2 चैप्टर आप पढ़ लोगे तो आपकी एग्जाम के लिहाज से 10 से 20 मार्क्स तक की तैयारी हो जाएगी। अब आइए हमारे लास्ट एरिया पे, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसमें बेटा 5 चैप्टर आपके पास आ रहे हैं। पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस का की चैप्टर है, IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जिसे आप लोग PRC में डेप्रीसिएशन के नाम से थोड़ा सा पढ़कर आए हुए। जहां पर आप सीखते थे ये डेप्रीसिएशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अब हमें IAS 16 डिटेल में पढ़ना है, और ये आपके सिलेबस का सबसे लेंदी चैप्टर है। 1 महीना 1.25 महीना लग जाता है खाली इस अकेले चैप्टर को पढ़ने में। आपसे पहले जो B1 बैच अभी बना हुआ है, 1-1.25 महीने से क्लासेस चल रही हैं, और अभी तक हमारा IAS 16 खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या है, इस चैप्टर पे इतना टाइम इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि ये हमें बाकी चैप्टर को समझने में हेल्प करता है। आप कोई चैप्टर भी करने बैठोगे, डेप्रिसिएशन तो बीच में आएगा। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब फाइनल करने बैठोगे, आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो उनके पास होंगे। आप मुझे ये बताओ, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास बिल्डिंग ना हो, लैंड ना हो, फर्नीचर ना हो?
कंप्यूटर नाउ, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होते हैं। तो आपको डिटेल में समझना है ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होते हैं और इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। फिर बेटा हमारा एक और चैप्टर है, आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। हाँ सर, ये चैप्टर पहले सीए फाइनल में होता था, 2019 से इसको ये लेकर आ गए FER 1 के अंदर। सिखाता क्या है सर, ये हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स की अकाउंटिंग सिखाता है। अब ये गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है? गवर्नमेंट अक्सर अच्छे कामों के लिए कंपनीज को ग्रांट देती। अगर गवर्नमेंट कंपनीज को अच्छे कामों के लिए ग्रांट देती है, इमदाद देती है, उन ग्रांट्स की अकाउंटिंग कैसे की जाए, ये हमें IS-20 सिखाता है। रफ सी एग्जांपल लेते हैं। मान लें इंटीरियर सिंध का कोई इलाका है जहां पे लोगों के पास ज्यादा रोजगार के मौके नहीं है। गवर्नमेंट उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट ये भी तो नहीं कर सकती ना कि पूरे सिंध को उठा के कराची में ले आए। गवर्नमेंट चाहती है रोजगार वही मिले। गवर्नमेंट के जहन में आइडिया आया, अगर किसी तरीके से यहाँ पर हम कुछ फैक्ट्रियां लगवाने में कामयाब हो जाएं, तो एक फैक्ट्री लगने से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। तो यहाँ पे लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। ठीक है सर। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अनाउंस करा कि भाई आप लोग आगे बढ़े, हिम्मत करें, इंटीरियर सिंध के इस इलाके में फैक्ट्रियां लगाएं। मान लो मैं भी कोई बिजनेसमैन हूं, मैंने गवर्नमेंट को बोला एक फैक्ट्री जो मैं कराची शहर में लगा सकता हूं, आपकी कहने पर मैं इंटीरियर से इतने दूर दराज इलाके में क्यों लगाऊं, इसमें मेरा फायदा क्या है? गवर्नमेंट ने खुल के बोला देखो यार, वहां फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, लोग खुश हो गए। गवर्नमेंट के कहने पर फैक्ट्री लगी, गवर्नमेंट की भी वाह वाह हो गई। हमारा फायदा क्या है? अब ये फायदे गवर्नमेंट मुख्तलिफ शक्लों में पहुंचाती है। पहली शक्ल बताता हूं, टैक्स एग्जेम्पशन। गवर्नमेंट इस तरह कह दे, जो इस इलाके में फैक्ट्री लगाएगा 10 साल तक टैक्स की छूट दे रहे हैं, जितना कमाना है कमाओ, गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी। अब आप क्या बोल रहे हो यार, वही प्रॉफिट कराची में कमाओ, 30-40% टैक्स लग जाता है, वही प्रॉफिट इंटीरियर सिंध में कमाओ, वो टैक्स फ्री जोन है इनका, तो मुझे फैक्ट्री कहाँ लगानी चाहिए? इंटीरियर सिंध में लगानी चाहिए, वहां कम से कम टैक्स तो बचेगा और टैक्स मेरा एक्सपेंस है। गवर्नमेंट पे एक और ऑफर देती है समटाइम, क्या बोलती है, हम आपको फैक्ट्री लगाने के लिए फ्री में जगह प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा अच्छा यार, जमीन गवर्नमेंट की फ्री में मुझे दे रहे हैं। मैंने कहा सर जगह तो आपने दे दी, अब मशीनें वगैरह लगानी है, उसके लिए बताएं। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम 10 करोड़ की मशीनें लगाओगे, 4 करोड़ रुपए गवर्नमेंट भी तुम्हें ग्रांट की शक्ल में देगी। अब मेरे दिमाग में देखो क्या चल रहा है, यार गवर्नमेंट के कहने पर इंटीरियर सिंध में फैक्ट्री लगा लो, लाखों रुपए की जमीन फ्री में दे रहे हैं। नंबर 2, 10 करोड़ की मशीनें लगाओ, 4 करोड़ ये भी दे रहे हैं, तो मुझे तो फायदा ही फायदा हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अब गवर्नमेंट अगर मुझे फ्री में जमीन दे रही है, मशीनें खरीदने के लिए मुझे कैश दे रही है, तो ये चीजें कहलाती है गवर्नमेंट की ग्रांट, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली इमदाद। अब इस इमदाद या मदद की अकाउंटिंग कैसे की जाए, तो इसके लिए हमारी अकाउंटिंग में एक अलग से स्टैंडर्ड बना हुआ है IS-20। वो कहता है मैं सिखाऊंगा इसका हिसाब किताब कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है सबके बेटा टॉपिक है क्या हमारा ये? इसी तरह हमारा अगला चैप्टर आ रहा है, वो है IS-23 बोरोइंग कॉस्ट। बड़ा चैप्टर है सिलेबस का और प्रैक्टिस करवाने में काफी टाइम लग जाता है। बोरोइंग कहते हैं लोन लेने को, बोरोइंग उधार लेना, और बोरोइंग कॉस्ट उधार लेने की कॉस्ट। और उधार लेने की हमारे पास एक ही कॉस्ट होती है जिसका नाम होता है इंटरेस्ट। ये स्टैंडर्ड हमें इंटरेस्ट की अकाउंटिंग सिखाता है, लेकिन एक खास किस्म के इंटरेस्ट की अकाउंटिंग सिखाता है। एग्जाम्पल से बात समझिएगा। हम लोग सोच रहे हैं एक फैक्ट्री और लगा लें, चलता हुआ कारोबार है, एक फैक्ट्री और लगा लें। फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत पैसा चाहिए,
इतना कैश इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम किसी बैंक के पास पहुंच गए, हमने जाकर बैंक को बोला तो एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमें 10 करोड़ रुपए का लोन दे दें। आपको पता ही है आजकल बैंक हर अच्छे काम के लिए लोन देते हैं। कारोबार शुरू करना है लोन ले लो, कारोबार में दिक्कत आ रही है लोन ले लो, ठीक है, गाड़ी खरीदनी है लोन ले लो, घर खरीदना है लोन ले लो, घर रेनोवेट करना है लोन ले लो, एजुकेशनल लोन भी आते हैं अब तो, मैरिज लोन भी आते हैं, ठीक है। चलो बहरहाल हमने कहा भाई एक नई फैक्ट्री बनानी है, बनाने के लिए लोन दे दो। गवर्नमेंट कह रही, ओ सॉरी, बैंक कह रहा है सर इसके ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मैंने कहा दे दूंगा। मैंने बैंक से लोन लिया 10 करोड़ रुपए का, इस वादे पर कि इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा। अब लोन के पैसे के साथ मैं करूंगा क्या? लोन के पैसों में से कुछ पैसा निकाला, उससे मैंने कंस्ट्रक्शन का मटेरियल मंगवा लिया, सीमेंट मंगवा लिया, लोहा मंगवा लिया, लकड़ी मंगवा ली, लेबर को बुलवा लिया, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया। थोड़ा टाइम गुजरा, बैंक का आदमी आ गया, सर आपने हमसे 10 करोड़ का लोन लिया हुआ है इसी बिल्डिंग को बनाने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल लिया हुआ है। कह रहा है वादे के मुताबिक अभी तक का इंटरेस्ट पे कर दें। मैंने कहा पे कर देता हूँ भाई, कोई मसला नहीं है। अब मैं इनको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, नॉर्मल हालात में इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनती है? नॉर्मल हालात में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ऐसा ही कुछ होता है। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, और उसे एक्सपेंस आउट करो, बात खत्म करो। लेकिन अब मैं एक बात सोच रहा हूं, इंटरेस्ट मैं क्यों पे कर रहा हूं? जवाब मिला, क्योंकि तुमने बैंक से लोन लिया है। लोन मैंने क्यों लिया? जवाब मिला, क्योंकि तुम्हें एक नई फैक्ट्री लगानी थी। अब देखो तरतीब क्या बनी, ना ये फैक्ट्री बनानी होती, ना मैं लोन लेता, ना मैं लोन लेता, ना मैं उस पर इंटरेस्ट पे करता। जिस तरह इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट जरूरी है, लोहा जरूरी है, इसी तरह इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इंटरेस्ट भी एक जरूरी कॉस्ट है। और वो तमाम खर्चे जो किसी एसेट को बनाने के लिए जरूरी होते हैं, आप सबको पता है, उन्हें हम कैपिटलाइज करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटलाइज। और समझते हो ना? सीमेंट आया, बिल्डिंग की कॉस्ट में डाल दो। लोहा आ रहा है, बिल्डिंग की कॉस्ट में डाल दो। लेबर को पैसे दे रहा हो, बिल्डिंग की कॉस्ट में डाल दो। इसी तरह से इंटरेस्ट पे कर रहा हो, वो इंटरेस्ट जो बिल्डिंग बनाने के लिए पे किया जा रहा है, तो उस इंटरेस्ट को भी किस में डाल दो? बिल्डिंग की कॉस्ट में डाल दो। कौन सा इंटरेस्ट कॉस्ट में शामिल हो सकता है, कैसे शामिल हो सकता है, इन सारी बारीकियों को समझने के लिए हमारे पास अलग से एक चैप्टर बना हुआ है, आईएएस बना हुआ है। उसका नाम है IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है सर? और आगे चलिए, फिर आपके सिलेबस का एक और चैप्टर जिसका नाम है IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इस बार जो पेपर आया है, इसमें इम्पेयरमेंट का 8 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आया है। अब ये इम्पेयरमेंट होती क्या चीज है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम वक्त गुजरने के साथ ना सिर्फ डेप्रिशिएट होते हैं, बल्कि कभी कभी वो इम्पेयर्ड भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इम्पेयर्ड भी हो जाते हैं। इम्पेयरमेंट का सिंपल मतलब ये होता है, किसी एसेट की वैल्यू में अचानक से कमी वाक़ई हो जाना। अगर किसी एसेट की वैल्यू में अचानक से कमी वाक़ई हो जाए, हम कहते हैं ये एसेट इम्पेयरमेंट का शिकार हो चुका है, हमें इम्पेयरमेंट लॉस हो चुका है। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फैक्ट्री में मशीनें लगी हुई हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, मशीनें भी थोड़ी बहुत जल गई। जल जाने से पहले मशीनों की वैल्यू 80 लाख रुपए थी। जल जाने की वजह से मशीनों की वैल्यू एक झटके में गिर गई और गिरकर 50 लाख हो गई। 80 लाख वाला एसेट 50 लाख का हो गया। 30 लाख रुपए से वैल्यू एक झटके में गिर गई आग लग जाने की वजह से। क्या ये डेप्रिसिएशन कहलाएगा? नो सर। क्यों? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? सिस्टमैटिक एलोकेशन होती है। क्या होती है?
सिस्टमेटिक एलोकेशन। क्या ये सिस्टमेटिक एलोकेशन हुई है? ये तो अनसिस्टमेटिक है, अचानक से वैल्यू गिर गई। जब किसी एसिड की वैल्यू अचानक से गिर जाए, इसे हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। क्या होता है इम्पेयरमेंट लॉस, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब सिखाने के लिए IS 36 मौजूद है। मैं बेटा आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर नाम है जिसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ जी, क्या होती है सर ये? प्रॉपर्टी तो आप समझते ही हैं। प्रॉपर्टी में सिर्फ दो चीजें आती हैं, तीसरी चीज कोई भी नहीं आती। कौन आता है प्रॉपर्टी में? बिल्डिंग और लैंड। प्रॉपर्टी में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं बेटा, लैंड या बिल्डिंग। जब कोई बोलता है मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, तो जहन में तस्वुर क्या आता है? अच्छा अच्छा, ये कोई जमीनें बेचता होगा, ये कोई मकानात या इमारतें बेचता होगा, ये जहन में आता है ना। अगर बोलते हो या मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, ये जहन में नहीं आता, ये फर्नीचर बेचता होगा, ये गाड़ियां बेचता होगा। तो प्रॉपर्टी कहा जाता है लैंड और बिल्डिंग को। ये IS 40 हमें उन लैंड और बिल्डिंग की अकाउंटिंग सिखाता है जिसको हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा हुआ। अब ये इन्वेस्टमेंट पर्पस होता क्या है? ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस का मतलब ये होता है कि आपने किसी प्रॉपर्टी को या तो इसलिए रखा हुआ हो ताकि हम उसको रेंट पे दे सकें, या इसलिए रखा हुआ हो कि यार जब बाद में इसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हम इसको बेच के कमा लें। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हम इस वक्त TSA की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। मान लो ये बिल्डिंग TSA की अपनी है। TSA इस बिल्डिंग को बोलेगा ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। कौन है ये? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बिल्डिंग हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। मान लो सुनने में आया TSA वालों ने बराबर वाली बिल्डिंग भी खरीद ली। मैंने मैनेजमेंट से ऐसे ही पूछा, लगता है बराबर की बिल्डिंग जो आपने खरीदी है उसमें भी क्लासरूम बनवाएंगे, कैंपस बनाएंगे? आपने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों लिए? उन्होंने कहा सर तबानी कह रहे थे मुनासिब पैसों में मिल रही है, फिलहाल खरीद लो। खरीद कर या तो किराए पर दे देंगे या खरीद कर ऐसे ही छोड़ देंगे, जब कभी इसकी वैल्यू बढ़ेगी बेच के कमा लेंगे। हमने कहा ठीक है सर। अब TSA के पास दो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी TSA की है, बराबर की बिल्डिंग भी TSA की है, लेकिन दोनों बिल्डिंग को रखने का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। इस बिल्डिंग को TSA ने इसलिए रखा हुआ है ताकि यहां पर क्लासेस करवा सकें, और क्लासेस करवाना इनका मेन बिजनेस है। यानी TSA इस प्रॉपर्टी को अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर रहा है। बराबर वाली बिल्डिंग भी TSA की है, लेकिन TSA उसे अपनी बिजनेस एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर वो पैसा इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, या तो रेंट कमाने के लिए या प्रॉपर्टी को बेच के कमाने के लिए, ऐसी प्रॉपर्टीज को हमारी अकाउंटिंग में कहा जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अब सवाल जहन में आता है, सर क्या होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, कैसे इनकी अकाउंटिंग की जाती है? तो ये सारी बातें समझाने के लिए हमने अकाउंटिंग में बना के रखा हुआ है IS 40। इस अटेम्प्ट में IS 40 का सवाल नहीं आया, लेकिन पिछली तीन कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से IS 40 का सवाल आ रहा था, और एक अटेम्प्ट में March 24 में एक नहीं दो बार उसका सवाल आया। ये है बेटा आपका सिलेबस जिसकी आपने तैयारी करनी है, फिर जाके आपके 100 मार्क्स की तैयारी पूरी होगी। अभी आज पहली क्लास ही है, तो जरा एक बात पेपर स्ट्रक्चर पे भी आज हम कर लें। आपका बेटा जो 100 मार्क्स का पेपर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ICAP ने इस 100 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक कहलाता है सेक्शन A, एक कहलाता है सेक्शन B। ठीक है सर। और ये भी आपको पता होगा कि सर 100 मार्क्स के पेपर को करने के लिए टाइम कितना मिलता है?
3.25 घंटे। 3 घंटे नहीं है, 3.25 घंटे, ठीक है। 15 मिनट पहले आपको दिए जाएंगे रीडिंग टाइम। उस पहले 15 मिनट के अंदर आपको आंसर कॉपी हाथ में नहीं देंगे, सिर्फ आपको दे देंगे क्वेश्चन पेपर। क्या बोलेंगे, 15 मिनट तक आप क्वेश्चन पेपर को रीड करते रहो और अपना एक माइंड मैप बना लो भाई पेपर में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आपको 3 घंटे मजीद दिए जाएंगे और वो होंगे सॉल्विंग टाइम। अब 3 घंटे में पेपर को आप सॉल्व करके दिखाओ। तो टोटल 3.25 घंटे का पेपर होता है मैनुअल सारे पेपर। पहले पेपर 3 घंटे का होता था, उसी 3 घंटे में पेपर को पढ़ो, उसी में सॉल्व करो। लेकिन बाद में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना कि भाई रीडिंग टाइम बच्चों को पेपर में अलग से मिलना चाहिए। सबसे पहले इस बात को अडॉप्ट करा एसीसीए वालों ने, बाद में सिमा वालों ने अडॉप्ट करा, अब आहिस्ता आहिस्ता फिर आईकेएप ने भी अडॉप्ट कर लिया। अब कई सालों से आपको पेपर के लिए 3.25 घंटे मिलेंगे। ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है इनमें फर्क क्या है। सेक्शन ए को आईकेएप कहता है ये मुश्तमिल होगा शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, और ये जो सेक्शन बी है ये मुश्तमिल होगा लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। सेक्शन ए में कोई सवाल 8 मार्क्स से कम का नहीं होगा और 10 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा। सेक्शन बी में कोई सवाल 11 मार्क्स से कम का नहीं होगा और 20 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा। मतलब लाजमी नहीं है कि सारे सवाल 20-20 मार्क्स वाले हों। कोई 12 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का, कोई 17 मार्क्स का होगा, मिला के सेक्शन बी बन जाएगा। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन एमसीक्यू का होगा, ये कंपलसरी है, इसके बगैर आईकेएप पेपर नहीं बनाएगा। कोई एक सवाल ऐसा लाजमी आएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। ये बेटा आपका पेपर का स्ट्रक्चर है और इस तरह से आपने 3.25 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कि जितने भी मैनुअल पेपर हैं जब पेपर खत्म हो जाते हैं तो ये पेपर आईकेएप अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। आप लोग जब पीआरसी करते थे तो आप जो पेपर देते थे पेपर आईकेएप वेबसाइट पे अपलोड नहीं करता। अब इससे एक मॉडल पेपर पड़ा हुआ है आपका। लेकिन जितने मैनुअल पेपर है पेपर खत्म हो जाने के बाद आईकेएप इसको वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। रिजल्ट नॉर्मली 1.5 से 2 महीने में आता है। जैसे अभी जो पेपर सितंबर में जिन बच्चों के हुए इनका रिजल्ट शायद अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर है, ठीक है। जब रिजल्ट आ जाता है तो आईकेएप रिजल्ट आ जाने के बाद इन मैनुअल पेपर का ऑफिशियल सोल्यूशन इशू करता है। जो पेपर आपने पीआरसी में दिया था तो ना आपको पता पेपर क्या था, गया बस गया तो गया, ना आपको उसका सोल्यूशन पता सही। लेकिन जितने मैनुअल पेपर हैं उसका सोल्यूशन रिजल्ट के बाद आईकेएप अपलोड कर देता है। आप उसके जरिए सीख सकते हैं कि सब पेपर में जो सवाल आया था उसका सही सोल्यूशन क्या होना चाहिए। ये जो पास पेपर और सोल्यूशंस होते हैं ये चाहे तो आप डाउनलोड कर लें, चाहे तो इसकी बुक बनी हुई भी आती है। और टीएसए की भी जो बुक शॉप है वहां पर इन्होंने अपनी बुक बनाई हुई है कि आज तक 2009 से लेकर अब तक जितने भी पास पेपर हैं उनके प्रिंट आउट निकाल के उन्होंने किताब की शक्ल दे दी है बुक शॉप वालों ने। तो आपको सारे पास पेपर हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, टैक्स के भी मिल जाएंगे, लॉ के भी मिल जाएंगे, एफईआर 1 के भी मिल जाएंगे। अब बेटा ये हमारा सिलेबस है और इसमें रहते हुए हम लोगों ने तैयारी करनी है। अब तैयारी करने के लिए किसी भी चैप्टर से बातचीत को शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करूं बातचीत को शुरू करने के लिए किसी ऐसे चैप्टर से शुरू करना चाहिए जिसकी सपोर्ट हमें और चैप्टर में भी मिले। और सिर्फ एक है, उसका नाम है IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में डेप्रीसिएशन का चैप्टर कहते हो। ये चैप्टर हर जगह हर चैप्टर में और अगले टीचर के चैप्टर में आपके काम आएगा। अब ये बता दीजिए
सिलेबस सबकी समझ में आ गया है, पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है भाई। स्टडी टेक्स्ट में फिलहाल आईकेएप की तरफ से कोई और चेंज आने के बारे में बताया नहीं गया। सिलेबस अभी तो यही चलेगा। मार्च 25 से, सॉरी, सितंबर 25 से जब नई स्कीम आएगी तो उसका सिलेबस क्या है, कहा जा रहा है कि उसका सिलेबस अभी चंद दिनों में इश्यू होने वाला है। कि वो सिलेबस इश्यू हो भी गया, स्टडी टेक्स्ट रिवाइज हो भी गया, तो वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। अभी तो आपने पुराना वाला स्टडी टेक्स्ट ही खरीदना है, उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर देनी है। हाँ बेटा, कोई सवाल है? मैं सिलेबस के हवाले से आ रहा हूँ, ये हमारे पास है, 10-15 मिनट है। बुक बेटा एक ही लेनी है, आईकेएप का स्टडी टेक्स्ट बस। आईकेएप का स्टडी टेक्स्ट बस, और कोई बुक नहीं लेनी। बेटा ना ना, 8 मार्क्स से कम का नहीं होगा, 10 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा। कोई एमसीक्यू 1 मार्क्स का बना देते हैं, कोई एमसीक्यू में वर्किंग थोड़ी ज्यादा हो 2 मार्क्स का बना देते हैं। लेकिन मिल मिला के 8 मार्क्स से कम नहीं होंगे, 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ मैं एक अच्छी बात और फिर बता रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो वैसे तो एमसीक्यू उससे भी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपके इस स्टडी टेक्स्ट में भी हर चैप्टर के आखिर में, हर चैप्टर के अलग अलग बने हुए स्टडी एमसीक्यूज, चैप्टर पढ़ने के बाद आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। उस प्रैक्टिस के जरिए आप अपने एमसीक्यू की चीजों को ग्रिप कर सकते हो। और कोई बात बेटा? अब ये बताइए, आज तो आप आ गए, अब अगली क्लास में आएंगे या अभी फिर मार्च आने का इंतजार करेंगे? लग तो नहीं रहा मुझे। अच्छा, ये पीआरसी क्वालिफाई करने में इतना लेट कैसे हो गया? मतलब कोई मैं ताना नहीं मार रहा, मजाक नहीं उड़ा रहा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिए। कौन सा पेपर अटका आप लोगों का? क्यूटी। और बीडब्ल्यू सी एस आपका 2 बार रुका, क्यूटी आपका 2 बार रुका। और देखिए बेटा, ये 2 पेपर ऐसे हैं, पर्सनली मैं कहता हूँ, अगर उनको आप सीए से हटा दो तो आगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनमें पहला है क्यूटी का पेपर। आप अगर क्यूटी को बर्डन, बोझ समझ के पढ़कर आए हो तो आपने गलती करी है। कि क्यूटी का सब्जेक्ट हमारी एफएआर 1 में जगह जगह काम आएगा, एफएआर 2 में जगह जगह काम आएगा। वजह, सर हमारी अकाउंटिंग जगह जगह मोहताज है मैथमेटिक्स की, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमारी अकाउंटिंग जगह जगह मोहताज है मैथमेटिक्स की। अब क्या ये बात अगर सर माजिद जैसे टीचर जानते हैं, आईकेएप का सिलेबस बनाने वाले नहीं जानते? अब मुझे एक बात बताओ, मोहताजगी वाली जिंदगी अच्छी होती है? जवाब दो। नहीं। आईकेएप क्या बोलता है? सबसे पहले इनकी मोहताजगी खत्म करो और इनको क्यूटी पढ़ाओ, ताकि आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में जहां जहां क्यूटी की नॉलेज की जरूरत हो, ये ना कह पाए कि हमने क्यूटी नहीं पढ़ा हुआ। इसी तरह एक दूसरा सब्जेक्ट तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो आप हटाओगे जब भी आगे फंसोगे, वो है BWCS, राइटिंग स्किल। ठीक है सर? क्या आपको पता हो कि पहले इंग्लिश के 2 पेपर हुआ करते थे? एक होता था इंग्लिश राइट, ठीक है, और दूसरा होता था बिजनेस राइटिंग। अब इन्होंने मिला के एक कर दिया था। अब एक करा, नई स्कीम में इसको भी हटाने जा रहे हैं, पता होगा आपको। नई स्कीम के अंदर जो पीआरसी में पेपर हैं वो कम हो जाएंगे, और 5 के बजाय कितने होने जा रहे हैं? 3 पेपर होने जा रहे हैं। और 3 खुश नसीब कौन कौन है? एक तो आपका आईए है, दूसरा आपका क्यूटी है, और तीसरा आपका वो है इको और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस को मिलाने जा रहे हैं। राइटिंग स्किल को बिल्कुल हटाने जा रहे हैं। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इससे पहले मैं अपनी कोई जजमेंट दूं, राइटिंग स्किल के पेपर को हटाना सही है गलत है? क्यों गलत है? पहले ईमानदारी से इस बात का जवाब देना। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है,
अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है, नॉर्मल स्कूल से पढ़ा? अच्छे वाले कौन है? जो बोलना है हमने अच्छे से पढ़ा है। आप हो बेटा किस स्कूल से? कराची पब्लिक स्कूल, ठीक है। आर्मी पब्लिक, एपीएच, एपीएस आर्मी वाला भाई है भाई, ये तो भाई माजरत भाई, यहाँ कुछ बुरा लगा हो तो भाई। ठीक है। अब बेटा कैडेट स्कूल, वो डिफेंस वाला जो है, मिशन वाला जो है, ठीक है। मान लिया बेटा, अच्छे भाई ने, यानी जितने बच्चे बैठे हुए, दो कैसे हमने हमने अच्छे स्कूल से पढ़ा है, बाकी कैसे नॉर्मल स्कूल से पढ़ा है। अब जो नॉर्मल स्कूल वाली मेजोरिटी बैठी हुई है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी अंग्रेजी कैसी है? मतलब पहला एग्जाम्पल, अगर आपको किसी अंग्रेज के साथ खड़ा कर दूं, अंग्रेजी में बातचीत कर लोगे? तब बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको 4-5 पेज का एक अच्छा सा ऐसे प्रोफेशनल इंग्लिश में लिखने को बोलूं, लिख लोगे? तो काफी मुश्किल है। जिस बच्चे को स्कूलिंग स्कूलिंग सिस्टम इस काबिल नहीं बनाता, तो आईकेएफ ने क्या कहा था, हम उसको काबिल बनाएंगे, पहले उसकी अंग्रेजी मजबूत करेंगे। अब आगे देखो आगे होने क्या वाला है। आगे आप पढ़ोगे बिजनेस का लॉ, कानून पढ़ना है। कानून पढ़ने के लिए वो कानून अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आपने पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ, वो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, पेपर भी आपने किस में देने हैं? अंग्रेजी में देने हैं। देखो सारे पेपर तो कंप्यूटेशनल बेस्ड नहीं है ना, ये 2 + 2 5 लिख के या 4 लिख के दिखा दिया काम हो गया। अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, अंग्रेजी समझनी पड़ेगी। और आप अंग्रेजी का पेपर ही खत्म कर रहा हूँ, तो काफी इसमें लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज किया हुआ है। अल्लाह करे आईकेएफ अपना डिसीजन रिवर्स कर दे। बातचीत तो कोशिश की जा रही है, वरना फिर होगा क्या, इंशाल्लाह आप तो सीए क्वालिफाई कर लोगे, आपके बाद वाले जो बच्चे आएंगे बगैर अंग्रेजी पढ़े हुए, उन्हें चीजों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर जब वो लिखेंगे, एक नई किस्म की अंग्रेजी लिखेंगे, इसको समझने के लिए आईकेएफ को खुद कोई अंग्रेजी का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है। तो बहरहाल बेटा, एक क्यूटी जो आप कह रहे थे, मैं रुका 2 बार, मेजर सब्जेक्ट है। बात को पॉजिटिव लेना, जिसने 2 बार क्यूटी का पेपर रुकवा लिया, उसने यकीनन अगली बार कुछ सीखा ही होगा, पेपर निकालने के लिए सीखा होगा, जब दोबारा पढ़ा होगा, ये नॉलेज आगे काम आ जाएगी। जिसने BWCS का पेपर 2 बार में निकाला, ठीक है, उसने भी दोबारा सीखा ही, जैसे भी गलती मिली, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मजीद सीखा होगा, या आपके आगे अगले सब्जेक्ट्स में आपके काम आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, और कोई बात जो सिलेबस के हिसाब से आपने पूछनी है बेटा? क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो अनाउंस कर दिया, नहीं कर रहे हैं ना। पहले कहा था कि FAR FAR 2 नई स्कीम में मर्ज करने का सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं कर रहे हैं। FAR 1 ग्रुप ए में रहेगा, FAR 2 ग्रुप बी में रहेगा। नवंबर में नहीं, सितंबर में होते हैं। टैक्स और लॉ ही बेहतर है, इसे और इस वक्त अवेलेबल। हाँ, तो इससे आपको एडवांटेज ही मिलेगा ना। मैं कह रहा ऐसा कभी बिजनेस लॉ ना उठाए, फायदा नहीं है ना बेटा। आप बिजनेस लॉ बिल्कुल उठाओ। अभी होगा क्या, अगली टाइम में अगर ये मर्ज हो भी जाते हैं, तो आईकेएफ ने क्या जो हमें बताया वो ये, कि जिसका बिजनेस लॉ निकला हुआ होगा वो निकला हुआ होगा, उसने बिजनेस लॉ दोबारा नहीं देना है। उसने बोला है कि हम आपके पेपर अलग अलग बनाएंगे। जिसका बिजनेस लॉ पास है, वो सिर्फ कंपनी लॉ का 50 मार्क्स का पेपर देगा। ठीक है, इसी तरह किसी ने कंपनी लॉ निकाल लिया, बिजनेस लॉ नहीं निकाला हुआ, उसने सिर्फ बिजनेस लॉ का 50 मार्क्स का देना है। 9 नहीं होंगे, वो पेपर तो एक ही है ना वो वो अलग बात है कि उसके लिए वो पेपर एक ही अटेम्प्ट में 3 बनाएंगे। कंपनी लॉ का अलग 50 मार्क्स का, बिजनेस लॉ का अलग 50 मार्क्स का, और मिला के 100 मार्क्स का। जो पहली बार दे रहा है 100 मार्क्स का दे, जो आधा निकाल चुका आधा दे। कैसे? आपको पढ़ेंगे साढ़े 8 सब्जेक्ट। कितने पढ़ेंगे? साढ़े 8 सब्जेक्ट। और आईकेप ने कहा था हम 9 पेपर करना नहीं चाह रहे, ये नहीं कहा था कि हम साढ़े 8 नहीं करना चाह रहे। आईकेप के प्रेसिडेंट आए थे, TSA थे उस मीटिंग में आप, उन्होंने ये कहा था ना, हम 9 पेपर कम करना चाह रहे हैं।
जब उनको बोला सर आधा आधा आएगा, तो कहा, सर सारे आरटी होंगे ना, 9 तो नहीं होंगे ना। ये आईकेएफ के प्रेसिडेंट ने बोला है। ठीक है सर। मार्च में जो सितंबर के लिए उठाओगे, नहीं उसमें भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये आईकेएफ से पूछा गया कि सितंबर वाली अटेम्प्ट नई स्कीम की होगी क्या होगी, तो बोले हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सितंबर वाली अटेम्प्ट नई सिलेबस के हिसाब से हो जाए, लेकिन अगर इसको अप्रूव करवाने में स्कीम को हम लेट हो गए, तो फिर हो सकता है सितंबर से स्कीम एप्लीकेबल हो और उसका पहला पेपर कब हो, मार्च 26 में हो। अब इसमें भी कोई क्लियरिटी सामने नहीं आई है। ये मार्च तक नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, जैसे जैसे चीजें वाजे होती रहेंगी। देखो आईकेएफ एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फैसले अपने खुद करता है लेकिन गवर्नमेंट की मंजूरी से। तो जो चीज पहले इंटरनल काउंसिल अप्रूव करती है, फिर उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी अप्रूव करवाना पड़ता है। और आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अप्रूवल कितनी देर से मिलती है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह जैसी हमारी अगली क्लास अरेंज होती है, हम टाइम जाए किए बगैर IAS 16 पर काम शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफिज।